साल 2012 उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद शहर का मोदी नगर, वहाँ के एक मकान में एक लड़की आती है जिसका नाम प्रिया होता है। उसकी गोद में एक बच्ची होती है। बच्ची की उम्र करीब 2 या 2.5 साल होती है। बच्ची का नाम वंशिका होता है। वो वहाँ पर रूम लेने की बात करती है। रूम मालिक जो होता है वो उसे आसानी से रूम दे देता है। वो वहाँ पर रहने लगती है। अब वहाँ से वो ब्यूटी पार्लर का काम ढूंढती है और ब्यूटी पार्लर के काम पे जाने लगती है दुकान में। उनकी जो बच्ची होती है वंशिका, उसको रूम मालिक के जो परिवार वाले होते हैं उनको दे जाती है। वो परिवार वाले उस बच्ची को अपने साथ रखते हैं। लेकिन उन्हीं परिवार वालों में से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है चंचल चौधरी। चंचल चौधरी की उम्र करीब 18 वर्ष होती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। फिर चंचल चौधरी प्रिया से पूछती है कि तुम अपने परिवार वालों से अलग तुम यहाँ पर अकेले कैसे रहती हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है। तब प्रिया बताती है कि दरअसल मैं गाज़ियाबाद के लोनी की रहने वाली है प्रिया। दो उसके घर वालों ने, प्रिया के मम्मी पापा ने 2010 में गाज़ियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में खजरपुर गांव के रहने वाले एक राजीव नाम के लड़के से उसकी शादी कर दी थी। लेकिन राजीव नाम के लड़के से जब शादी हुई, शादी होने के कुछ दिन बाद जब इन्हें बच्चा होता है जिसका नाम वंशिका है, ये बेटी होने के बाद इन दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगता है और झगड़े के चलते राजीव ने डिवोर्स दे दिया प्रिया को। अब प्रिया वहाँ से अपने मायके पर आ जाती है, मायके में रहने लगती है। अब घर वाले कुछ दिन बाद कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी एक नई ज़िंदगी जीना चाहिए, नया घर बसाना चाहिए, अब तुम शादी कर लो। प्रिया को देखने के लिए कई जगह से कई लड़के आते हैं देखने के लिए, लेकिन प्रिया का कहना था कि वो उसी लड़के से शादी करेगी जो प्रिया के साथ साथ उसकी बेटी वंशिका को भी अपनाएगा। लेकिन कोई भी लड़का प्रिया के साथ शादी करने के लिए तो तैयार थे, लेकिन उसकी बेटी को अपने साथ अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसलिए प्रिया किसी के साथ शादी नहीं करती। अब धीरे धीरे जब घर पे रहती है मायके में, तो परिवार वालों को भी प्रिया बोझ लगने लगती है। तब प्रिया वहाँ से चली आती है सीधे गाज़ियाबाद शहर के मोदी नगर में रहने के लिए। ये पूरी कहानी सुनने के बाद जो चंचल चौधरी होती है वो इससे बहुत प्रभावित होती है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। अब प्रिया जब भी काम पर जाती है अपनी बेटी को चौधरी के पास छोड़ जाती है, चंचल चौधरी के पास। अब चंचल चौधरी इधर उधर बात करती है, प्रिया को और भी काम मिलने लगता है। जैसे कहीं पर फंक्शन है, शादी है, तो ब्यूटी पार्लर में जो महिलाओं को, लड़कियों को सजाना होता है, तो प्रिया को वहाँ पे भी काम मिल जाता है। इनका अच्छा खासा काम चलने लगता है और दोनों बहुत खुश रहती हैं। प्रिया भी खुश रहती है अपनी बच्ची के साथ। धीरे धीरे उसका घर संभलने लगता है, उसकी गाड़ी पटरी पर आने लगती है। लेकिन इसी दौरान प्रिया सोशल मीडिया पर भी कुछ बराबर एक्टिव रहती थी। 2014 आता है। 2014 में सोशल मीडिया में फेसबुक के थ्रू अमित गुर्जर नाम के एक लड़के से दोस्ती होती है प्रिया की। प्रिया अमित गुर्जर के साथ फेसबुक के ज़रिए बात करने लगती है। धीरे धीरे दोस्ती और बढ़ती है। फेसबुक से व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। व्हाट्सएप से जब बात करते हैं तो प्रिया जो होती है वो अपनी सारी बातें अमित गुर्जर के साथ शेयर करने लगती है। वो अमित गुर्जर से सब कुछ बताती है कि मेरी पहले शादी हुई थी, मेरा डिवोर्स हुआ, घर में फिर थी, मायके से फिर मैं यहाँ आ गई गाज़ियाबाद के मोदी नगर में। तो कुल मिलाकर अमित गुर्जर से अपनी सारी बातें बताती थी। अमित गुर्जर और ये दोनों आपस में प्यार कर बैठते हैं। धीरे धीरे प्यार इनका और ज़्यादा हो जाता है। अमित गुर्जर प्रिया से कहता है कि तुम मेरठ में आ जाओ। और वो दरअसल जो अमित गुर्जर था वो मेरठ का रहने वाला था और मेरठ में बुलाता है। 2015 में यहाँ से जो होती है प्रिया पहुँच जाती है मेरठ। उसने ये कहकर बुलाया था कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर की एक दुकान खुलवा दूँगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। अब कहीं ना कहीं प्रिया को ऐसा लगने लगा था कि मुझे जैसे लड़के की तलाश थी, अब वो लड़का मुझे मिल चुका है और वो लड़का प्रिया के साथ साथ उसकी बेटी वंशिका को भी अपनाने का दावा करता है कि मैं अपना लूँगा। यहाँ से बहुत खुश होती है प्रिया। अपनी बेटी वंशिका को लेकर मेरठ पहुँच जाती है। मेरठ पहुँचने के बाद जो लड़का होता है अमित नाम का, वो भाड़े के मकान पे रहता था, उसके साथ रहने लगती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दुकान खुलवा दूंगा ब्यूटी पार्लर की, लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा, थोड़ा रुको फिर दुकान खुलवा दूंगा। ये दोनों रहने लगते हैं। ये दोनों जब मेरठ में रहते हैं तो मेरठ खरौंदा थाना क्षेत्र में काशीराम
कॉलोनी में काशीराम आवास योजना के तहत प्रिया एक अपना घर ले लेती है, वहीं पर अपना घर ले लेती है, उसमें रहने लगते हैं। और ये 2015 में अमित और प्रिया दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों, प्रिया का घर होता है, उसमें रहने लगते हैं। अब यहाँ पर रहने के बाद धीरे धीरे जो अमित होता है, ये हर शुक्रवार को सुबह सुबह नहा धोकर घर से निकल जाता है। अब इस बात को लेकर उसे शंका होती है कि आखिर ये हर शुक्रवार को अमित कहाँ चला जाता है। और साथ ही साथ जब वो घर पे रहता है तो प्रिया से कहता है कि अपनी बेटी को हिंदी, इंग्लिश और मैथ पढ़ाने के साथ साथ हमें उर्दू भी पढ़ाना चाहिए। और उसको साईं बाबा की पूजा करने से मना करता है प्रिया को। साथ में कहता है कि तुम्हें अपने सर पे दुपट्टा भी डालना चाहिए। इस बात से कहीं ना कहीं प्रिया को कुछ शंका हो जाती है। अब जब इधर अमित घर से कहीं बाहर चला जाता है, वो अपने पति की इंक्वायरी करना शुरू कर देती है। और एक दिन उसके हाथ में अमित का आधार कार्ड लग जाता है। जब वो अमित का आधार कार्ड देखती है तो पता चलता है कि अमित असल में अमित है ही नहीं। अमित नाम का वो जो लड़का है वो शमशाद है, जो कि एक मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करता है। ये जब उसको पता चलता है, उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वो सारी बातें अपनी दोस्त चंचल चौधरी को फ़ोन करके बताती है। चंचल चौधरी से बताने के बाद जब वो घर पे आता है, अमित से बात करते कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, क्यों किया। वह इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदगी जताता है, रोता है और माफ़ी मांगता है। तभी प्यार करती थी आखिर प्रिया अमित से, उसे माफ़ कर देती है। उसे माफ़ करने के बाद फिर अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन अब जब प्रिया को ये सब बातें पता चल ही चुकी थी कि अमित नहीं, वो मुसलमान है, शमशाद है, तब वो और खुल के बोलने लगा था कि अब तुम साईं बाबा की पूजा नहीं करोगी और तुम्हें अपने सर पे दुपट्टा डालना पड़ेगा। इस बात को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, इन दोनों में मारपीट होने लगती है। तभी जो प्रिया होती है थाने में जाकर रिपोर्ट कर देती है। थाने में रिपोर्ट जब करती है, वहाँ पर भी जाके रोने गाने लगता है, माफ़ी मांगता है। प्रिया इसे दूसरी बार भी माफ़ कर देती है। दूसरी बार माफ़ करने के बाद करीब 5 साल के बाद अमित अपना खुद का एक मकान बनवा रहा था, जो कि मेरठ में प्रतापपुर क्षेत्र के भोड़वाल इलाके में बन रहा था, करीब 5 साल बाद। अब धीरे धीरे जब प्रिया को ये पता चल ही चुका था कि अमित नहीं, ये शमशाद है, अब धीरे धीरे वो और इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि शमशाद शादीशुदा है और इसकी एक पत्नी है जिसका नाम अफसाना है। अब जब उसे ये पता चलता है कि अफसाना है नाम की वो पत्नी है उसकी, और उसके 3 बच्चे भी हैं, इस बात को लेकर भी इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। फरवरी 2020 में लोग नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उसी वक्त लॉकडाउन भी लग जाता है मार्च में, और ये लोग लॉकडाउन लगने के पहले ही फरवरी के महीने में शिफ्ट हो जाते अपने नए घर में। प्रिया ने चंचल को फ़ोन किया, दोनों बातें कर रही थी 28 मार्च को 11:30 पर। सुबह का वक्त था, दोपहर होने वाली थी। 11:30 बजे दोनों का फ़ोन चलता है, बातें करते करीब 20 मिनट बात होती है। इसी दौरान अचानक प्रिया का फ़ोन बंद हो जाता है। इस बात से परेशान होकर चंचल वापस ही से कॉल करती है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। जब फ़ोन नहीं लगता, वो जो चौधरी होती है, चंचल चौधरी, वो शाम को फ़ोन करती है अपनी दोस्त से बात करने के लिए, प्रिया से, लेकिन प्रिया का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। जब प्रिया का फ़ोन स्विच ऑफ आता है तो उसके पति को फ़ोन करती है अमित को, तो अमित बताता है कि मैं किसी काम से घर से बाहर आया हूँ, मैं शाम को जब घर पे पहुँचूँगा तब मैं तुम्हारी बात प्रिया से करा दूँगा। लेकिन जब ये घर पे पहुँचता है, वापस कॉल करती है चंचल इससे बात करने के लिए। तभी ये कहता है कि चंचल, तुम मेरी बात सुनो, प्रिया से हमारा झगड़ा हो चुका है, प्रिया ने मुझे चाकू से मारा है और इस बात को लेकर झगड़ा हुआ तो वो नाराज़ है और वो तुमसे बात करना नहीं चाहती। प्रिया ने फ़ोन रख दिया। अब प्रिया सोच रही थी कि चंचल सोच रही थी कि प्रिया इसके पहले ऐसा कभी नहीं करती थी, मेरा कॉल तो इग्नोर कभी करती नहीं थी, कभी भी मैं फ़ोन करती थी तो बात ज़रूर करती थी, अगर बात नहीं होती थी तो जब भी उसे वक्त मिलता तुरंत मुझे कॉल वापस करती थी। अब कहीं न कहीं चंचल के मन में कुछ शंका होने लगती है। अब वो फ़ोन करती ही रहती है, हर 1 या 2 दिन बाद उसके पति अमित को फ़ोन करती है और पूछती है कि मेरी बात कराओ उससे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था प्रिया का। जब बात नहीं हो पाती तो कई दिन परेशान हो जाती है फ़ोन कर करके। तब शमशाद जो अमित होता है वो सीधे कहता है कि मुझे फ़ोन करना बंद करो,
प्रिया और वंशिका घर से झगड़ा होने के बाद कहीं भाग गए, वो घर में नहीं है। अब इस बात को लेकर और भी शंका हो जाती है चंचल के मन में। चंचल परेशान रहने लगती है। तभी चंचल को एक दिन एक मैसेज आता है जो कि बैंक से 45,000 रुपये निकालने का नोटिफिकेशन आता है कि प्रिया ने अपने अकाउंट से 45,000 रुपये निकाले हैं। दरअसल जो प्रिया ने जब अकाउंट अपना खुलवाया था तो उसने उस अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लगाया था वो चंचल का था, उसकी सहेली का था। चलो, अब चंचल को ऐसा लगने लगा था कि प्रिया घर से भाग गई है, लेकिन जहाँ कहीं भी है वो सही सलामत है, उसने पैसे निकाले हुए हैं। लेकिन फिर भी कई दिन तक बीत जाते हैं जब फ़ोन नहीं आता प्रिया का और इसका फ़ोन भी नहीं लगता। तब चंचल 28 मार्च से लापता हुए थे। 28 मार्च से बात हुई थी और 15 अप्रैल को ये रिपोर्ट करती है। जो चंचल होती है ये थाने में जाती है, बताती है कि 28 मार्च से लापता है और अपनी कर्जन बहन बताती है प्रिया को। वहाँ पर केस दर्ज किया जाता है, लेकिन पुलिस वाले इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। अब जब केस दर्ज कराती है, इसके हर 1 या 2 दिन बाद ये फ़ोन करके पुलिस थाने पर पहुँचती है कि आखिर मेरी कर्जन बहन मिली या नहीं, प्रिया का क्या पता चला है। पुलिस वाले इसकी सुनवाई नहीं करते हैं और कहते हैं कि रोज़ रोज़ फ़ोन करके परेशान मत करो। इन्हीं पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला ऐसा भी होता है जो कि चंचल को रात को फ़ोन कर गंदी गंदी बातें बोलता है, अश्लील बातें करता है। और एक दिन कई पुलिस वाले घर पे आ जाते हैं और काफ़ी हल्ला करते हैं कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है और तुम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रही हो। गांव के मोहल्ले में काफ़ी हलचल हो जाती है कि आखिर पुलिस इस घर में इतनी रात को क्यों आई। वो उल्टी सीधी की बातें करते थे और प्रिया को भी परेशान करते थे, कोई सुनवाई नहीं करते थे। इधर जो अमित था वो भी कहता था कि मुझे फ़ोन करके परेशान ना करो, मैं तुम्हारे और प्रिया के बारे में सब कुछ जानता हूँ, परेशान करोगी तो मैं सबको बता दूँगा। अब जब काफ़ी परेशान रहने लगती है चंचल, उसकी सहेली को कुछ पता नहीं चलता है। तभी चंचल की मुलाकात मनीष लोहिया नाम के गद्दावर व्यक्ति से होती है। मनीष बजरंग दल से जुड़ा हुआ था। बजरंग दल, RSS और कई दलों में काम करते थे। जब उनसे बात बताती है अपनी सारी अपने दोस्त की, वो भी कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वो जब हर दिन बताती है फ़ोन कर करके कि मेरे मित्र के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और पुलिस वाले सुनाई नहीं करते हैं, आप मेरी मदद करें, तब जो बजरंग दल के वो मनीष होते हैं, मनीष और चंचल 14 जुलाई को मेरठ के SSP से जाके मिलते हैं और उन्हें सारी बातें बताती हैं। साथ में चंचल उन पुलिस वालों की करतूतें भी बताती है। जो SSP होते हैं, SSP इस केस को सीरियस लेते हैं। SSP फ़ौरन क्राइम ब्रांच की एक टीम तैयार करते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को सीधा भेजा जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम जो जाती है वो सबसे पहले अमित को गिरफ्तार कर लेती है, अमित को थाने पर लाती है। कई दिनों तक पूछताछ चलती है, अमित कुछ नहीं बताता है। लेकिन जब कई दिनों की लगातार पुलिस मशक्क़त करती है, तब वो बताता है कि उसने अपनी बेटी और पत्नी का मर्डर कर दिया है और पता भी बताता है कि बॉडी को कहाँ पर फेंका है। पुलिस घर पर जाती है। जब घर पे जाने के बाद वो बताता है कि बेड के नीचे बॉडी दबी हुई है। पुलिस आती है घर के अंदर, बेड को हटाती है, सारा सामान इधर उधर करती है। घर की खुदाई की जाती है। करीब 8 या 10 फीट खोदने के बाद 2 कंकाल मिलते हैं। उन कंकालों को बाहर निकाला जाता है, जो कि एक कंकाल बच्ची की थी और दूसरी कंकाल उस प्रिया की थी और ढेर सारा नमक डाला गया था उसके ऊपर। इधर खबर आती है कि थाने से अमित लापता हो चुका है, भाग चुका है। लेकिन पुलिस उसको उसी दिन रात को 2 बजे पकड़ लेती है। दरअसल जब वो भाग रहा था तब पुलिस वालों को, उसके पास एक कट्टा था, उस पुलिस वालों पे हमला कर देता है, गोलियां चलाता है लगातार। जब गोलियां चलाता है, पुलिस जवाबी गोलियां चलाती है, तो उसके दोनों पैरों में 4 गोलियां लगती हैं और उसे लेकर पुलिस हॉस्पिटल में एडमिट करती है। और जब उससे पूछताछ करती है कि तुमने प्रिया और वंशिका को क्यों मारा और कैसे मारा, तब अमित बताता है कि 2018 में उसको पता चल चुका था कि मैं मुसलमान हूँ। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। 2019 में मारपीट के दौरान वो केस कर देती है थाने में, फिर भी ये जाके वहाँ पे माफ़ी मांगता है, वो माफ़ कर देती है। लेकिन जब ये बात उसको पता चली थी प्रिया को कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, इस बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होने लगते थे। तभी 28 मार्च को प्रिया सब्जी काट रही थी, उसके हाथ में चाकू था और कुछ बहस चलने लगती है और इसी बात से गुस्सा होकर प्रिया ने चाकू मार दिया। चाकू लग गया अमित के हाथ में, लेकिन चाकू लगने के बाद उसे काफ़ी पछतावा था
और वो महसूस कर रही थी कि उसने जो किया बहुत गलत किया। लेकिन अमित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। अमित ने गुस्से में आकर प्रिया का गला पकड़ लिया और गला दबाया। जब थोड़ी देर गला दबा के रखा तो प्रिया वहीं पर गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो अमित सोचता है कि अब ये प्रिया तो मर ही चुकी है, उसकी बेटी को भी ख़त्म कर दिया जाए। वंशिका वहीं पर सो रही थी, वंशिका के पास जाता है, तकिया उठाता है और तकिया उठा के उसके मुंह पे रख देता है, दबा देता है, जिससे कि वंशिका भी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। जिस बच्ची को अपने साथ रखता था, खिलाता था, स्कूल छोड़ने जाता था, इतना प्यार करता था, उस बच्ची को भी ये ख़त्म कर देता है। वो बच्ची इसे पापा कहती थी। एकदम निर्दयी हो जाता है। उन दोनों को ख़त्म करने के बाद ये दारू पीता है। दारू पीने के बाद घर में बैठ के ये सोचता है कि आखिर इन दोनों बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए, मुकाम पे लगाया जाए कि किसी को कुछ पता ना चले। ये कई क्राइम वीडियो देखता है, उसे यह अंदाज़ा लगाता है कि पास ही में एक नहर है, उस नहर में जाके इस बॉडी को फेंक दिया जाए। लेकिन उस वक्त लॉकडाउन का समय चल रहा था, घर से बाहर जा नहीं सकता था, और अगर जाता भी तो वो कई जगह पर, हर जगह पर, तिराहे चौराहे पर पुलिस लगी हुई थी, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। तभी क्राइम वीडियो देखने से इसे ये आइडिया आता है कि बॉडी को घर के अंदर ही दबा दिया जाए। उस समय घर का काम भी चल रहा था, बाहर का काम हो चुका था, लेकिन अंदर काम काफ़ी बाकी था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो चुका था। सब मिस्त्री कारीगर अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन उनका जो सामान था वो इसी के घर में रखा हुआ था। ये दुकान पे जाता है, दुकान से 20 पैकेट नमक लाता है और अपना बेड हटाता है। बेड हटाने के बाद वहाँ पर करीब 8 या 10 फीट का गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के दौरान ये थक जाता है, आराम करता है, फिर गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद उसमें दोनों बॉडी को दबा देता है, नमक ऊपर से डाल देता है, जिससे कि बॉडी दोनों जल्दी से डिस्पोज हो सके। मिट्टी से दबा देता है, फिर वहाँ पर अपना प्लास्टर करवा देता है, काम चालू करा के फिर वहाँ पर अपना बेड रखता है। और आए दिन जब ये दारू पीता था, उसी बेड में जाके दारू पीता था और वहीं पर सोता था तभी। लेकिन जो इधर प्रिया की दोस्त थी चंचल, उसने सारे केस का खुलासा करवा दिया। पुलिस इसको तो पकड़ ही लेती है। इसका जो एक साला होता है, जिसका नाम होता है दिलावर, बिहार जाती है पुलिस, इसके साले को गिरफ्तार करती है। इसकी जो पत्नी होती है अफसाना, उसे भी अरेस्ट करती है। इन जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो पता चलता है सबूतों के तौर पर कि इन अफसाना जिसकी पत्नी थी और इसका साला जो था दिलावर, उन लोगों ने सबूत मिटाने में इसका साथ दिया हुआ था। इसका एक और दोस्त भी होता है, दोस्त को भी पुलिस अरेस्ट करती है और इन सब के सबों को जेल के लिए भेज दिया जाता है। इन सबको जेल हो जाती है। लेकिन अब इधर जो पुलिस वाले थे, जो चंचल के साथ बदतमीजी करते थे, दरिंदगी की बातें करते थे, रात को फ़ोन करके परेशान करते थे, एसएसपी उनको भी ड्यूटी से हटा देते हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन अब इधर उनको नौकरी से निकालने के बाद कहीं न कहीं चंचल को भी डर सताने लगता है। उसको भी डर रहता है कि इन लोगों से खतरा है उसे, उन पुलिस वालों से। लेकिन उसके जो प्रिया के घर वाले थे, उन लोगों ने तो बहुत दिन पहले इसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन उसकी सच्ची दोस्त चंचल थी, जिसने उसके मरते दम तक साथ निभाया और उसके कातिलों को पकड़वाया, जेल हो गई उन लोगों को। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।